लैम्बोर्गिनी कांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा की रिमांड मांगी है। थोड़ी देर में रिमांड को लेकर फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लैम्बोर्गिनी कांड में आरोपी शिवम मिश्रा की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई है। अभी अदालत के फैसले का इंतजार है और इस पूरे मामले को लेकर वकील क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। स्टेट और सरकार का काम है। अभी वकालतनामा नहीं लगा। वकील का कोई काम नहीं। अभी किसी ने वकालत नहीं की, नहीं लगाया है। ना हमने अपनी वकालतनामा लगाया है। आज जिस तरीके से आप लोग पेश हुए, देखिए अभी रिमांड पुलिस लेने आई थी और उस रिमांड पे जज साहब, सरकारी वकील और आईओ से बहस हुई है। जज साहब ने उनसे पूछा कि आपने क्यों गिरफ्तार किया। इस पर आईओ ने कहा कि अभियुक्त सहयोग नहीं कर रहा था विवेचना में, इसलिए उन्होंने कहा क्या नहीं सहयोग कर रहा था, मामला कब का है। तो इस पर आईओ निरुत्तर हो गया। उन्होंने कहा आपने कोई नोटिस देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा साहब देने का प्रयास किया था लेकिन उन्होंने ली नहीं। तो साहब ने कहा आपने नोटिस देने का प्रयास कहाँ पे किया था, क्या आप दिल्ली गए थे। तो उस पर निरुत्तर हो गया आईओ। सरकारी वकील ने कहा कि साहब हमने जो भी है आपके सामने, आप उचित निर्णय ले लें। इस पर साहब ने स्वयं कहा कि आपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन नहीं किया। बीएनएसएस में जो प्राविधान गिरफ्तारी का उसका पालन नहीं किया, क्या करना चाहिए। इस पे जरूर अभियुक्त ने कहा कि साहब इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, कानून का उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानून क्या कहता है और क्या उसकी कानून ये कहता है कि इनको थाने से ही बेल दे देनी चाहिए। 7 साल से नीचे 7 साल के नीचे की सारी सजाएं हैं। इसमें जेल नहीं है। इसमें जेल नहीं है, ना गिरफ्तारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है और इसका विधिवत पूरे देश में पालन हो रहा है। पुलिस ने किस आधार पर गिरफ्तार किया, क्या पुलिस ये कह रही कि साहब हमको ये सहयोग नहीं कर रहे थे विवेचना में और एक दूसरा ड्राइवर खड़ा कर दिया, तो वो अलग मैटर है। अगर दूसरा ड्राइवर खड़ा कर दिया तो वो आप उसका अभियोग अलग से दर्ज करें, जो भी आपकी धाराएं बन रही हूँ। लेकिन अगर आपने गिरफ्तार क्यों किया किसी को, सवाल ये है गिरफ्तार क्यों किया। उम्मीद है कि बेल मिल जाएगी। रिमांड रिफ्यूज होगा, पीबी पर अभियुक्त छोड़ा जाएगा, ये पूरी उम्मीद है। यही कानून कहता है, यही न्याय कहता है, यही न्यायालय का न्याय होगा। तो देखिए आपने अधिवक्ता को सुना, उनका कहना है कि जो रिमांड पुलिस ने मांगी है वो नामंजूर होगी और जो बेल बॉन्ड पर जो शिवम है उसको छोड़ा जाएगा। विवेक हमारे साथ हैं इस वक्त। विवेक, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे बताइए कि अदालत का फैसला कब तक आएगा। देखिए फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है, किसी भी वक्त अब अदालत का फैसला आ सकता है। जज जो है वो कोर्ट रूम से निकल करके पीछे की तरफ में अपने दफ्तर में जा चुके हैं और इस पूरी सुनवाई लगभग 35 से 40 मिनट के आसपास में पूरी जो सुनवाई है वो चली। इस दौरान जो तमाम जो कागजात हैं वो प्रस्तुत किए गए और जो पुलिस ने अपने जो कागजात हैं वो भी प्रस्तुत किए। हालांकि जज ने ये साफ तौर पर पूछा कि आपने क्या जो बीएनएसएस है उसको पढ़ा है और उसके किस धारा के आधार पर आपने ये गिरफ्तारी करी है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि धारा 35 में हमने जो गिरफ्तारी है वो करी है जिसमें इन्होंने सहयोग नहीं किया। उसमें फिर जज ने ये बात भी कही कि 35 में सबसेक्शन भी हैं, वो एक बार बीएनएसएस ले आइए और वो इनको दिखवाइए, सुनवाइए। फिर जो बीएनएस है वो लाई गई और उसके बाद फिर उसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो उसमें यहाँ पर कोर्ट में उसको देखा सुना गया और फिलहाल जज उठ करके चले गए हैं क्योंकि जिन धाराओं में पूरी एफआईआर दर्ज हुई है वो धाराएं ऐसी हैं कि जिसमें जो भी आरोपी हो उसको थाने से ही उसको जमानत जो है वो मिल जानी चाहिए, क्योंकि 7 साल से नीचे की सज़ा है। और उसमें जब पुलिस इनको बीच से गिरफ्तार करके लेकर के यहाँ आई है, इस बात को लेकर के जज कहीं ना कहीं फिलहाल नाराज दिखे। अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है, पर फिलहाल जो शिवम के जो वकील हैं उनको इस बात की उम्मीद है कि जो पुलिस ने जो रिमांड मांगी है, पुलिस को रिमांड नहीं मिलेगी और बेल बॉन्ड भरा करके और शिवम को रिलीज कर दिया जाएगा। तो बीच से गिरफ्तार करके जो अभी आपने कहा है, क्या अदालत में बताया गया कि कहां से गिरफ्तारी हुई है, विवेक? नहीं, अदालत में इस बात को लेकर के पुष्ट तौर पर यह बात नहीं रखी गई कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हमने सुबह जो बात करी थी जो उसका ड्राइवर था एम्बुलेंस का,
और उसके बाद यहाँ जो हमने तमाम अलग अलग लोगों से बात करी, ऑफ कैमरा जिन लोगों ने बात करी, उसमें तथ्य यही सही है कि शिवम एम्बुलेंस से कहीं जा रहा था और बीच एम्बुलेंस से उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद वहीं से पुलिस उसको लेकर के पहले सरकारी अस्पताल गई और उसके बाद फिर उसको यहाँ पर कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये पुलिस के तथ्य चाहे जो भी हो, लेकिन सत्यता फिलहाल यही है, तो क्योंकि तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बात बिना कैमरे की ये बात बताई है। और हमने सुबह भी सुना था कि सुबह किस तरीके से जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, उसने भी ये बात कही कि वो जो यहाँ का पारस हॉस्पिटल है वहाँ पर थे और वहाँ से वो एम्बुलेंस से ही निकले थे और उसके बाद बीच रास्ते से पुलिस ने उठाया और उसके बाद फिर अस्पताल ले गई। अस्पताल के बाद फिर यहाँ पर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। हालांकि तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो कागजात हैं, आईओ ने अपना जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो जज के सामने रखा। जज ने वो तमाम चीज़ें देखी, पर जज कुल मिलाकर के जो पुलिस की जो पूरी कार्यशैली थी या पुलिस ने जिस तरीके से विवेचना करी उसमें पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इस तरीके के जो आरोप होते हैं उसमें किसी को ऐसे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। हालांकि पुलिस का उसमें अपना तथ्य था। पुलिस का ये कहना था कि इसमें जो शिवम है, शिवम जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसको लेकर के भी जज ने पूछा कि किस तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो पुलिस ने कहा हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश करी, इनका बयान लेने की कोशिश करी, लेकिन इनका बयान नहीं मिला। तो उसके बाद जज की तरफ से ये कहा गया कि आपने कहा उनसे प्रयास किया जाने का, तो पुलिस ने कहा कि हम एक बार उनके घर गए। तो पुलिस ने कहा, तो जज ने कहा कि क्या एक बार घर जाने से ये बात साबित हो जाती है कि कोई बयान कोई आपकी जांच में सहयोग नहीं कर रहा और उसको जब इस तरीके की धाराएं हैं तो क्या आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद जज ने यहाँ तक भी कहा कि क्या आप सोते हुए वहाँ गए थे क्या, कि आपको नहीं पता कि कितनी बार आपने जो है नोटिस दी है। तो इस तरीके की चीज़ें कोर्ट रूम में हुई। पर जो शिवम के पक्ष के वकील थे उनका ये कहना था कि ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं में सीधे तौर पर कोर्ट से ही जो है सीधे तौर पर थाने से ही व्यक्ति को जो है वो बेल मिल जानी चाहिए थी, पर पुलिस जो है वो उनको यहाँ पर लेकर के आई है। अब कुल मिलाकर के जज के विवेक पर है। जज ने तमाम जो तथ्य हैं वो सुने हैं, समझे हैं। अब देखना होगा कि थोड़ी देर में जब फैसला आएगा तो क्या होगा। पर फिलहाल शिवम के वकीलों को इस बात की अपील है, इस बात की उम्मीद है कि शिवम को यहीं से बेल बॉन्ड भरा करके उनको छोड़ दिया जाएगा। आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बांग्लादेश के सियासी इतिहास में सबसे खास आम चुनाव हो रहा है। करीब 18 महीने पहले जेनजी की बगावत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी और उसके बाद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और अब आज बांग्लादेश की आवाम देश का नया प्रधानमंत्री, नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। बांग्लादेश में आज सिर्फ आम चुनाव के लिए ही मतदान नहीं हो रहा है, बल्कि संसदीय सुधार के लिए, जनमत संग्रह के लिए भी आज वोट डाला जा रहा है। मतलब बांग्लादेश के लोग आज एक नहीं दो मुद्दों के लिए वोट डाल रहे हैं। आज हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के बीच माना जा रहा है। इन दोनों दलों ने कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। तो मुख्य तौर पर ये दो गठबंधन है, एक का नेतृत्व जो बीएनपी कर रही है, दूसरे का नेतृत्व जो जमात इस्लामी कर रही है, और इन्हीं दोनों गठबंधनों में मुख्य मुकाबला है। मतदान के लिए बांग्लादेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद ये पहला चुनाव है बांग्लादेश में हो रहा है, और ये भी पहली बार हो रहा है जब शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसे चुनाव से बाहर रखा गया है। उस पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार में जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिस तरह भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आई है और पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश का झुकाव बढ़ा है, बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी हैं, इन तमाम हालात के मद्देनजर भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश में हो रहे चुनाव पर हैं। बांग्लादेश के इस ऐतिहासिक चुनाव की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ढाका से मेरे सहयोगी विशाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं इससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाऊं, एक ये तस्वीर आप देख लीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीरों में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नजर आ रहे हैं। ये मीरपुर की तस्वीरें हैं। हिंदू मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि नई सरकार बनेगी तो वो डर, वो खौफ खत्म हो जाएगा जिसके साए में ये लोग पिछले 18 महीने से जीने को मजबूर हैं। क्योंकि कभी भी कट्टरपंथी इन लोगों के घरों पर, इन लोगों की दुकानों पर हमला कर देते हैं, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं हिंदू बांग्लादेश में। इसी डर को खत्म करने की उम्मीद के साथ बढ़ चढ़कर बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू मतदाता हैं, वो वोट डाल रहे हैं।
तो बांग्लादेश की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान का दिन है आज। दिसंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 10 फरवरी तक प्रचार हुआ और उसके बाद आज 12 फरवरी मतदान का दिन और आज शाम मतदान खत्म होने के बाद से ही गिनती शुरू हो जाएगी और कल तक नतीजे सामने होंगे। इस वक्त मैं बांग्लादेश के मीरपुर में मौजूद हूं। यहां पर हिंदू मतदाता भी बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव में वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जो अपना वोट डालकर अभी पोलिंग बूथ से बाहर आई हैं और यहां पर फिलहाल अगर हम देखें तो वोटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं, हालांकि थोड़ा यहां पर लोगों से बातचीत करना एक कठिन है, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कैसा माहौल है अभी इधर। ভালো ভালো হ্যাঁ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হচ্ছে, খুব সুন্দর সুস্থভাবে নির্বাচন হচ্ছে, সুন্দরভাবে ভোট কেন্দ্রে সবাই নিয়ন্ত্রণ সব সুন্দরভাবে করছে। हाँ। तो क्या मुद्दे रहे आप लोगों के इस चुनाव में? हाँ? হ্যাঁ ভালো আছে हाँ। ধানের শেষ तो आप देखिए यहाँ पर जो मतदाता है खास तौर पर हिंदू समुदाय के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए। क्या नाम है दीदी आपका? ভালো মধুমালা वोट कर दिया? वोट निर्वाचन स्याही दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। हम अलग अलग हिस्सों में पहुँच रहे हैं, हालांकि लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। देखिए माता जी ने भी यहाँ पर वोट कर दिया है। अपने हाथ पर जो उनके अंगूठे पर स्याही लगी है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मीरपुर इलाके में भी मतदान काफ़ी तेज़ी से बांग्लादेश में इस समय जारी है। बांग्लादेश इस समय एक नई सरकार चुनने की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बड़ी तादाद में मतदाता घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, ढाका, बांग्लादेश। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। विशाल, अभी आपकी रिपोर्ट में दर्शकों को दिखा रही थी जो बांग्लादेश के हिंदू मतदाता हैं उनमें भी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। कुल मिलाकर 18 महीने पहले बांग्लादेश में जिस तरीके की उथल पुथल हुई थी, वो जेनजी का गुस्सा जो सड़कों पर फूटा था, अब बांग्लादेश इन चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं सियासी स्थिरता तलाश रहा है। कुछ जानकारी मिल पा रही है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, करीब 6 घंटे के आसपास वोटिंग गुजर चुकी है। मत प्रतिशत बांग्लादेश में कितना अभी तक वोटिंग का? देखिए रोमाना, सुबह 7 बजे भारतीय समय के हिसाब से बांग्लादेश में मतदान की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितने % वोटिंग हुई है। हमने बांग्लादेश निर्वाचन आयोग से सवाल भी पूछा, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया। लेकिन बांग्लादेश की परंपरा जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार बताते हैं वो ये रही है कि जब मतदान खत्म हो जाएगा तब एक साथ वोटिंग % बांग्लादेश निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांग्लादेश के आम नागरिक इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं सुबह से कई पोलिंग बूथ पर जा चुका हूं, इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। कोई रिक्शे पर बैठकर आ रहा है, कोई किसी तरीके से पहुंच रहा है और हर कोई यहां पर वोट डालने के लिए ही पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं लगातार कि कितनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश के मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? तो अभी लोग अभी आया वोट देने के लिए। हाँ। तो ये तो सब सारे बांग्लादेश में वोट ठीक ठाक चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। इंशाल्लाह वोट अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आदमी निर्वाचन में जीत गया वो गवर्नमेंट फॉर्म किया। हाँ। ये मेरा बात है। तो देखिए अभी तक बहुत शांति से इलेक्शन जारी है बांग्लादेश में और ये तस्वीरें रोमाना में लगातार दिखा रहा हूँ। हर पोलिंग बूथ की यही तस्वीर नज़र आ रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ जो यूथ है उनसे पूछते हैं कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ पर और क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? बहुत बहुत देखिए बहुत ভালো হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে, কোনো হামজাম গ্যামজাম কিচ্ছু হয় না, নিরাপদভাবে ভোট হচ্ছে। तो देखिए Actually, people are waiting for the last 17 years they're casting their vote. Yes. For their
party for supporting party, but unfortunately, last 70 years people are missed to their for money. That means that they can't able to. जो लोग लंबे समय से वोट डालने का इंतजार कर रहे थे, वो ये बता रहे हैं कि उनको ये मौका मिला है वोट डालने का, इसलिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। कुछ जेंजी यहाँ पर हमारे साथ में, जल्दी से बात कर लेते हैं। जेंजी ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, अब इस बार क्या होने जा रहा है बांग्लादेश? इस बार आई थिंक थिंग्स आर डिफरेंट राइट नाउ. This is a fair and free election, and all the parties have participated, and Not Awami League. yes, of course not them, because they are not a part of this anymore. They have been in the power for 13 years, and now they are not here, and that's for the betterment of the whole Bangladesh. And I believe that this election is cannot be compared with any other previous elections, because here we have been after reformation, or at least we are trying to reform. This is a absolutely free and fair election, and I hope for the best, and I congratulate the candidates who win. And रिफॉर्म जो मांग लगातार यूथ ने की थी अगस्त 2024 में जब तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ था, उसी रिफॉर्म के इंतजार में बांग्लादेश का युवा है। कई तरह के संवैधानिक सुधार की मांग यहां पर बांग्लादेश के युवाओं की तरफ से की गई थी। तो देखना यही है रोमाना कि जो राजनीतिक दल यहां पर सरकार बनाता है, जमात इस्लामी का गठबंधन या बीएनपी का गठबंधन, वो बांग्लादेश के युवाओं के जो मुद्दे रहे हैं, जो जुलाई चार्टर रहा है, क्योंकि उस पर जनमत संग्रह भी इस वक्त चल रहा है, अगर वो हाँ के पक्ष में ज्यादा वोट जाते हैं तो जनमत संग्रह का एक लगभग 80 पॉइंट के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो बांग्लादेश में चुनाव सुचारू रूप से अभी जारी है। रोमाना, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और उससे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार माहौल गर्म है। जनता यूनियन पार्टी के हुमायूं कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करवा दिया। आज वो बाबरी यात्रा निकाल रहे हैं। पलासी से रेजीनगर तक की यात्रा गाड़ी से, इसके बाद बेलडांगा जहां बाबरी मस्जिद बनाई जानी है वहां से पैदल यात्रा वो करेंगे। शुरुआत में यात्रा 265 किलोमीटर की थी, लेकिन नादिया जिले से उत्तर दिनाजपुर तक ये यात्रा होनी थी, लेकिन अब इसे सिर्फ 22 किलोमीटर का किया गया। बंगाल में बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से यात्रा की लंबाई कम की गई है। यात्रा के दौरान माइक और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल न करने की बात कही गई है। तो आज बाबरी यात्रा पर हैं हुमायूं कबीर। तस्वीरें आपके सामने, कुछ दूरी मोटरसाइकिल से तय कर रहे हैं, कुछ दूरी पैदल यात्रा करके तय की जाएगी। पहले जो यात्रा करीब 300 किलोमीटर की होनी थी उसको घटाकर अब 22 किलोमीटर कर दिया गया। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। तो बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बाबरी पर घमासान बढ़ता जा रहा है। कल से मस्जिद निर्माण शुरू कराने के बाद अब हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने बाबरी के विरोध करने वालों को फिर से जवाब भी दिया। बंगाल में बाबरी यात्रा पर हुमायूं कबीर का बयान सामने आया है। कह रहे हैं मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया था, ये हुमायूं कबीर दलील दे रहे हैं। इंडिया को मुसलमान को भी मैसेज दे रहा है और मुस्लिम को भी मैसेज दे रहा है, उनको भी बधाई दे रहा है। जो उनको राम मंदिर हुआ में मुसलमान लोग कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मेरा को मस्जिद बनेगा कोई विरोध नहीं होना चाहिए, यही मैसेज दूंगी। तो सियासी यात्रा पर हुमायूं कबीर और इसको लेकर प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई है। बीजेपी सांसद रवि किशन बंगाल में बीजेपी के डर की वजह से सब मिल गए कह रहे हैं। सारे विरोधी अब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये रवि किशन की तरफ से कहा जा रहा है। रवि किशन हमारे साथ में है। रवि जी, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे, अब वो बाबरी यात्रा भी निकाल रहे हैं। इससे साफ एकदम देखिए बहुत क्लियर है, जो कोलकाता की बिल्कुल जनता भी जान रही है कि जैसे खबर आ रही है टीएमसी को कि भाजपा के प्रति इस वक्त चुनाव पूरा उनके रुख में भाजपा के, तो ये सारे मूवमेंट लेड बाय ये सारे उन्हीं के उकसाए हुए हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि भाजपा 100% इस बार
कोलकाता में अपनी सरकार बनाने। लेकिन ममता बनर्जी ने तो उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है ना, तो फिर वो कहते नहीं, ये सब पार्टी बी की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, बातें तो सब हम लोग जान ही रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ सारी बातें होती है और टीएमसी के भी सदस्य यहाँ बैठते हैं, कोई बात किसी से छिपी नहीं। तो फिर क्यों ये बाबरी यात्रा और बाबरी मस्जिद बनाने का ये जो चल रहा है, ये क्यों, क्या? बिकॉज बीजेपी भैया जीत रही है। माहौल पूरा कोलकाता में इस वक्त बीजेपी का है और पूरे माहौल, इस बार बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। तो ये सारी चीजें अब आपको रोज नई नई चीजें वहाँ से आवाज आएगी और शुरू। तो क्या मुस्लिम तुष्टीकरण का अगर होता है तो ऐसे तो ममता बनर्जी का वोट ही डिवाइड हो जाएगा ना, ये आपको लगता है उसका उनको फायदा मिलेगा? नहीं, अब देखिएगा ना, अब यहाँ वहाँ मैं उस गणित में नहीं जाता हूँ। मुझे इतना जितने मेरे फैंस हैं कोलकाता में, बंगाल में, जो मेरी फिल्मों को देख रहे हैं इतने साल, उनसे जो फीडबैक आ रहा है, पूरा इस वक्त झुकाव यंगस्टर्स का, बेटियों का, बच्चों का, यूथ का, वो सब बीजेपी की तरफ। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां संभल की नगर पंचायत नरौली में आज एक बार फिर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर बने मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ढहा दिया है। ये मदरसा 285 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से खड़ा कर दिया गया था। यहां तक कि खाद के गड्ढे, रास्ते की जमीन सब कब्जा करके मदरसा बना दिया गया था। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। लोग खुद ही यहां से सामान हटाने में लगे थे। ये मदरसा चंदौसी के थाना बनियाठेर क्षेत्र की नगर पंचायत नरौली कस्बे के मोहल्ला बंजारी कुआं में बना था। इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा भारी संख्या में पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच ये बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। जमीन पर कब्जा करके जो मदरसा खड़ा कर दिया गया था, उस मदरसे को ढहा दिया गया है। उधर नोएडा में सेक्टर 51 से सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए बनाया गया स्काई वॉक के बीच में मेट्रो का पिलर आ गया है। पिलर की होने की वजह से नोएडा प्राधिकरण की 31 करोड़ की लागत से बनी परियोजना पर अब सवाल उठ रहे हैं। 480 मीटर का स्काई वॉक पहले 26 करोड़ की लागत और 5 महीने में निर्माण पूरा करने का टेंडर दिया गया। फिर डिजाइन में बदलाव करने का हवाला देकर 5 करोड़ की लागत और बढ़ा दी गई। अब 31 करोड़ की लागत से बने स्काई वॉक के बीच में मेट्रो का पिलर आ गया है। लोग अब इसके डिजाइन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की ये रिपोर्ट देखिए आप। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी एक बार फिर सामने आई है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से लेकर नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन तक एक स्काई वॉक बनाने का टेंडर जारी किया गया और इसको तैयार करने की जो समय सीमा है वो महज 6 महीने रखी गई। लेकिन 6 महीने में काम पूरा नहीं हुआ, डिजाइन में बदलाव किया गया और इसकी लागत 26 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ हो गई और 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। हालांकि जो स्काई वॉक तैयार किया गया वो बनकर तैयार हो गया और जब नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने इस स्काई वॉक को जनता के लिए खोलने का समय तय किया तो सभी अधिकारी हरकत में आए और जब जनता के लिए ये स्काई वॉक खोलने की तैयारी हुई तो पता चला कि जो स्काई वॉक तैयार किया गया है उसके बीच में एक मेट्रो का पिलर आ रहा है। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये स्काई वॉक है जो नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से लेकर नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन तक तैयार किया गया है और इसे जनता के लिए खोलना था। लेकिन अब बीच में मेट्रो का पिलर आ रहा है जिसकी वजह से ये खोला नहीं जा सका है और अब सवाल उठ रहे हैं कि जो 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस स्काई वॉक को बनाने के लिए वो पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। जो कंपनी ये काम कर रही थी उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और मेट्रो के पिलर को काटने से मना कर दिया है। उधर दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार के भीतर 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत के मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। 8 फरवरी का यह बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी करीमुद्दीन के हाथ में यहां जो पैकेट नजर आ रहा है उसी में जहरीला लड्डू है। ये खास तरीके के जहर से बनाया वो लड्डू है
जो तांत्रिक ने पीरागढ़ी में कार सवार 3 लोगों को दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक बाबा को एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक ये बाबा लोगों को पैसों का दुगना करने, धन वर्षा का झांसा देकर ठगता था। 8 फरवरी को पीरागढ़ फ्लाईओवर के पास एक कार से 3 लोगों के शव बरामद हुए थे। और अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीरागढ़ी 8 फरवरी जब इसी गाड़ी से 3 शव बरामद हुए थे और बाद में जब जांच हुई तो फिर पुलिस तफ्तीश में ये तांत्रिक बाबा सामने आया था। और अब उस तांत्रिक बाबा का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें हाथ में पैकेट लेकर ये जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पैकेट में वो जहरीला लड्डू जो इसने इन कार सवारों को खिलाया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस की डीसीपी ने पीरागढ़ी हत्याकांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि आरोपी तांत्रिक लोगों को ठगने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता था और बड़ी चतुराई से लोगों को अपने झांसे में ले लेता था। ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, 5 दिन की रिमांड पर है। डीसीपी सचिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। सर, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर के आया और किस तरीके की इसकी मोडस ऑपरेंडी थी और कितने कत्ल की वारदातों को ये अंजाम दे चुका है? कितने की अभी तक तो 2 ही केसेस का खुलासा हुआ है जो एग्जैक्टली एस्टेब्लिश करते हैं कि इसका रोल था। इसके अलावा अगर कुछ और इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो दैट वुड बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। सर, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, किस तरीके से ये लोगों को बरगलाता था और जब आपने पूछताछ की होगी तो क्या सामने निकल करके आया? जो ये समझ में आ रहा है वो, क्योंकि लोग इसको पहले अप्रोच करते थे फॉर जो भी डिजीज़ या इलनेस के क्योर के लिए, उसी टाइम पे ये मौका देख के एक अपनी हाथ की सफाई से दिखा देता था कि ये मे बी फ्रॉम द एयर और फ्रॉम नथिंग ये पैसे निकाल के दिखा देता था, जिसमें से किसी को कुछ नहीं देता था। और फिर उसके बाद उनको ट्रैप करता था कि आप पैसा लेकर आओ, क्योंकि बड़े इस टाइप के लोग हैं जो टारगेट्स थे वो सब जो भी पैसों की ज़रूरतमंद या जो भी आ रहे हैं जिनकी प्रोफाइल लग रही है, दे आर फ्रॉम अ सोसाइटी जो कम पढ़े लिखे या जो लोअर स्ट्रेटा है उनकी तरफ से है, तो वो मे बी शायद इजीली इसकी बात मान जाते थे और फिर वो लोग इसके जो भी ट्रैप है उसमें आ जाते थे। दिल्ली में 3 कत्ल, फिरोजाबाद में 2 और एक राजस्थान का मामला भी सामने आ रहा है, तो क्या पुलिस की टीम इसको कहीं लेकर जाने वाली है? हाँ, जो फर्दर रिकवरीज़ हैं इसके अंदर उसके लिए लेकर जाएगी, निशानदेही के लेकर जाएगी। तो इसका रिमांड लिया है और इसके बाद इसको ले जाया जाएगा। सर, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या ये पता चल पाया कि कितने लोगों को अभी तक ये चूना लगा चुका है और कितना पैसा इसने कमाया होगा? कोई एस्टिमेट देना तो मुश्किल होगा, बट हाँ, डेफिनेटली द नंबर ऑफ पीपल जो इसके टच में हैं दैट इज़ क्वाइट अ लॉट। और जिनसे हम टच कर पाए तो हाँ, ये डेफिनेटली लोगों से पैसे लेकर और उनको फ्रॉड तो करता ही था। तो ये थे डीसीपी सचिन शर्मा, जिन्होंने बताया कि अभी जो पाखंडी बाबा है वो पुलिस की गिरफ्त में है, 5 दिन की रिमांड पर है। उसको अब आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिरोजाबाद ले जाया जाएगा और इस मामले में आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में देर रात भारी हंगामा हुआ है। हालात ये हो गए कि लोगों को शांत करवाने के लिए भारी पुलिस बल लगाना पड़ा। पलटन पुल के नजदीक नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने अपनी कार से पहले तो एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा से गिरी लड़की पर कार चढ़ा दी, जिसकी वजह से निकिता नाम की लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने नशे में धुत पुलिसकर्मी को पुलिस के हवाले किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़की के परिजन, रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ते देख अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ट्रॉमा सेंटर का दरवाजा तक बंद कर दिया गया। नशे में धुत पुलिसकर्मी का भी अस्पताल में चेकअप किया गया। लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिसकर्मी इस कदर नशे में धुत था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर आप बता दें आपको, भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जल्द फ्रांस के साथ भारत दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की तैयारी में है। फ्रांस से जल्द 114 राफेल की डील भारत करने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील की तैयारियां शुरू हुई हैं। रक्षा मंत्रालय ने 114 राफेल की डील को मंजूरी दे दी है। 114 राफेल की डील करीब 3.25 लाख करोड़ में फ्रांस के साथ ये डील भारत करेगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति के दिल्ली दौरे पर डील को मंजूरी संभव है। इसी महीने भारत दौरे पर आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की दिल्ली यात्रा से पहले भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर ये मेगा डील की तैयारी है। शुरू हो चुकी है तैयारी डील की। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान को बनाने की मंजूरी दी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से, ये बड़ी डील नीरज, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, जो फ्रांस के राष्ट्रपति जो अगले हफ्ते आने वाले हैं, मैक्रो आने वाले हैं, उससे पहले ही रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ एक बड़ी डील को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट होगा दरअसल, ये जिसमें 114 जो रफाल फाइटर जेट हैं उनको भारत में ही बनाया जाएगा, मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा दुनिया में कि रफाल फाइटर जेट किसी दूसरे देश में बनाया जाएगा फ्रांस के अलावा। तो इसमें 114 फाइटर जेट नहीं है, इनमें जैसे कि आपने बताया 3,25,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट होगा। इसमें पूरा प्लांट लगाया जाएगा, फैसिलिटी बनाई जाएगी, भारत में ही बनाई जाएगी, जहां पर रफाल का प्रोडक्शन होगा, जिसमें 114 तो वायुसेना के लिए होंगे और आने वाले समय में हो सकता है नौसेना के लिए और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट भारत कर सकता है इन रफाल फाइटर जेट्स। तो मतलब रक्षा के क्षेत्र में जो सैन्य क्षमता है भारत की निर्माण के लिहाज से, वो भी इससे और बढ़ेगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि न सिर्फ ये राफेल विमान जो भारत में खपत के लिए, बल्कि बहुत मुमकिन है कि भारत में बनाए जाएं और दुनिया के अन्य देशों में भी बेचे जाएं। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि काफी देश ऐसे हैं, एशिया में भी ऐसे हैं जो कि रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहते हैं या उनको जरूरत है। तो ऐसे में जब 114 की जब पूरी जरूरत है वायुसेना की वो पूरी हो जाएगी, तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस फैसिलिटी से, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी शामिल किया गया है कि भारत जो है एक्सपोर्ट भी कर सकता है एशियाई देशों को इस रफाल फाइटर जेट। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।